इसका लेसन आज करेंगे हम। आज का पहला प्रोग्राम करते हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल, जो हमारे सिलेबस में है। बाकी प्रोग्राम्स हमने कवर किए हैं, इसके बाद और दो प्रोग्राम्स हमें करने हैं। तो एक तो है मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल में हम क्या करेंगे, हम जनरेट करेंगे यूज़र से हम कोई भी नंबर लेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करना होगा। जब यूज़र यहाँ से कोई वैल्यू देगा, फॉर एग्जांपल 5 दे दिया हम उसने, या 10 दे दिया उसने, या 12 दे दिया, तो उसका हम मल्टीप्लिकेशन टेबल जनरेट करके डिस्प्ले कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, जिस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो यूज़र अपना कोई नंबर दे के देगा। तो इसमें डबल क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स को मैं अलाइन करता हूँ किसी जगह इस तरह से। इसके बाद एक लेबल लेबल को यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ मैं, और एक कमांड बटन, दो कमांड बटन भी ला सकते हैं हम। एग्जिट के लिए एक, और एक जनरेट करने के लिए टेबल। तो दो कमांड बटन लाते हैं हम। ये हमारा फॉर्म डिज़ाइन हो गया। अब इसमें प्रॉपर्टीज हम चेंज करते जाएंगे। इसके ऊपर लिखेंगे हम, लेबल के ऊपर, पहली लेबल के ऊपर एंटर ए नंबर। इसको थोड़ा सा हम विड्थ इसकी बढ़ा देंगे ताकि इसमें एडजस्ट हो जाए। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर जो टेक्स्ट वन लिखा है उसको हम इरेज कर देंगे। इस पे हम लिखेंगे जनरेट टेबल, और इस पे हम लिखेंगे एग्जिट। और जो फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर लिखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन टेबल। एक सेकेंड, फॉर्म पे हाँ, इसके ऊपर लिखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो ये हमने अपना फॉर्म डिज़ाइन कर लिया। इसको हम एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह से हमारा फॉर्म दिखेगा। मल्टीप्लिकेशन टेबल ऊपर लिखा है, एंटर ए नंबर, हम नंबर कोई एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 4 करेंगे एंटर, तो जनरेट पे अगर क्लिक करेंगे ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि इसकी कोडिंग हमने नहीं की है। इसी तरह अगर हम एग्जिट पे प्रेस करेंगे, ये भी अभी काम नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, इसको हम स्टॉप करेंगे एग्जीक्यूशन को। हम वापस जाएंगे डिज़ाइन मोड में। तो यहाँ पे जो एग्जिट है इसके लिए हम कोड लिखते हैं क्योंकि वो इजी है, आपको याद भी होगा, अब ऑलरेडी हमने यूज़ किया है। इस पे डबल क्लिक करने के बाद ये इसका सब रूटीन आ गया। इसके अंदर हम सिर्फ लिखेंगे एंड। तो मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, आप देखो जब मैं कहीं पे क्लिक कर रहा हूँ वो खुद ब खुद चेंज हो रहा है। तो ये आपको मैंने पहले ही बोला है कि क्या करते हैं हम हर किसी वर्ड का जो पहला लेटर है वो उसको हम कैपिटल रखते हैं, बाकी लेटर्स जो है वो स्मॉल केस में रहते हैं। तो ये हो गया जो कमांड बटन 2 है उसका कोड हमने लिखा। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखनी थी, एक ही वर्ड लिखना था। अब अगर इसको हम एग्जिट करेंगे ये अच्छे से काम करेगा। ये देखिए, ये अब काम कर रहा है, एग्जिट का हमें काम कर रहा है। लेकिन इसके बाद क्या करना है, अब हमें दूसरा जो कमांड बटन है उसके ऊपर हमें कोड लिखना है। हम यहाँ से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली इस तरह से। और कमांड वन, कमांड बटन वन का नाम कमांड वन है, उसको सिलेक्ट अगर करेंगे ये देखो उसका कोड आ गया। उसका सब रूटीन, जो इसको इवेंट हैंडलर हम बोलते हैं, प्राइवेट सब कमांड अंडरस्कोर क्लिक एंड सब। अब इसके अंदर हम उसका कोड लिख सकते हैं। या आप फॉर्म पे वापस जाके डबल क्लिक करोगे आप कमांड बटन वन पे, और उसके बाद इसके अंदर कोड लिखोगे। अब देखना है हमें करना क्या है। पहले हमें वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, जो वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स वन के अंदर है वो वैल्यू हमें लेना है। उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हम लिखेंगे डिम एक्स एज, कुछ भी लिख सकते हैं उसका नाम, एज इंटीजर। तो हमने एक्स रखा नाम, किसका नाम रखा, एक वेरिएबल का। एक सेकंड आप ठहरो, हम इसका नाम एक्स भी रख सकते हैं, हम कुछ और भी रख सकते हैं।
हम इसका नाम ए रखते हैं, उसका रीज़न है, मैं बताऊंगा क्यों। ये इसलिए रखा क्योंकि हम एक्स आगे यूज़ करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस साइन, आपको वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने लिखा डिम ए एज इंटीजर, हमने एक वेरिएबल लिया, मेमोरी लोकेशन एक को नाम हमने दिया ए, और हमने कंपाइलर को बोला, अपने सिस्टम को बोला कि ये कहाँ पे स्टोर करना है, ये ए के अंदर क्या स्टोर करना है, एक इंटीजर हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब जब इसमें हमने स्टोर किया, अब इसको वैल्यू देना है, वैल्यू कहाँ से आएगा, वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स से आएगा, इसलिए लिखेंगे हम a इज इक्वल टू वैल टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। मैं बताऊंगा ये हमने क्यों लिखा। मैं सीधे लिख सकता था a इज इक्वल टू टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, लेकिन टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स वन है उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो किस फॉर्मेट में होता है, वो होता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उसको ट्रीट किया जाता है एज ए स्ट्रिंग। अगर हमें उसके साथ कुछ कैलकुलेशंस करनी है या उसको ट्रीट करना है एज एन इंटीजर, फिर हमें इंटीजर में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। उसको कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन जो है दैट इज वैल, तो इसलिए हमने इसको एनक्लोज किया विद इन वैल फंक्शन। हमने लिखा वैल पैरेंथेसिस, फिर टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट वैसे ही जैसे हम लिखते थे, और फिर टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट को हमने फिर से क्लोज कर दिया। और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा, जो हम नंबर देंगे टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट में, वो ट्रीट किया जाएगा एज एन इंटीजर और उसको ए में स्टोर किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हम किस तरह से इसको प्रिंट करेंगे, पहले मैं सिंपल दिखाता हूँ आपको। प्रिंट ए, बस हम कुछ ज्यादा नहीं करेंगे पहले, ताकि हमें आगे समझ आ जाए किस तरह से हमने क्या किया। प्रिंट ए का मतलब हो गया फॉर्म पे, जो फॉर्म हमारा है उसके ऊपर आप वी ए का वैल्यू प्रिंट कर दो। हम देखेंगे इसको रन करने के बाद, ये देखिए यहाँ पे हम कोई वैल्यू देते हैं, हम देंगे फॉर एग्जांपल 67। अब मैं जनरेट टेबल करूंगा, टेबल तो जनरेट नहीं होगा क्योंकि हमने लिखा है प्रिंट ए, दैट मीन्स जो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू है वही डिस्प्ले होना चाहिए। हम देखेंगे, ये देखिए मैंने जनरेट टेबल किया, आप फॉर्म पे देखिए लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर में 67 हमें डिस्प्ले हो गया। अगर मैं फिर से करूंगा, आप देखिए फिर से 67 आ रहा है, जितनी बार मैं करूंगा उतनी बार 67 आएगा। तो ये क्या सीखा हमने, हमने देखा कि किस तरह से प्रिंट होता है। कोई भी वैल्यू अगर प्रिंट करना होगा, टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू हमें प्रिंट करना था, यहाँ पे हम चेंज करते हैं, देखेंगे क्या होगा। हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 786। अब इसको फिर से मैं जनरेट करता हूँ, अब देखो, ये देखो 786 अब हो रहा है। अब इसको मैं अगर चेंज करूंगा 954, अब मैं जनरेट पे प्रेस करूंगा। तो हमने देखा कि किस तरह से टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम किस तरह से फॉर्म के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद हम टेबल बना सकते हैं। हम देखेंगे किस तरह से टेबल बना सकते हैं। हाँ, हम एक, अब हम ए को डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, हम एक लूप लेंगे। हम लिखेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10। नेक्स्ट, आपने पहले क्लासेस अटेंड नहीं किए इसलिए आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह से काम करेगा। ये हमने लूप लिखा, आप रुको मैं पहले स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, मैं आपको फिर समझाऊंगा किस तरह से ये काम करेगा। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट ए सेमीकोलन इनटू, इनटू का साइन दिया मैंने, एक्स की, एक्स से मैंने डबल कोट्स में रखने के बाद इसको इनटू का साइन बना लिया। इसके बाद इनटू आई सेमीकोलन इज इक्वल टू सेमीकोलन, इसके बाद यहाँ पे आर। तो यहाँ पे मैं जब भी ये लूप एग्जीक्यूट होगा मैं लिखूंगा आर इज इक्वल टू एक्स इंटू आई। ये मैंने लूप एक बनाया, मैं बताऊंगा आपको ये किस तरह से काम करेगा। आप अभी डरना नहीं, अच्छे से देखेंगे हम। इसको एक बार मैं यहाँ पे कोई नंबर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5,
यहाँ पे मैं जनरेट टेबल करूँगा। आप देखिए यहाँ पे 5 × 1, हाँ रिजल्ट सारा गलत आ रहा है, लेकिन इसको हम ठीक करेंगे। लेकिन टेबल सा जनरेट हो गया। अब हम देखेंगे टेबल जनरेट हो रहा है। r इज इक्वल टू एक्स इंटू आई। यहाँ पे हम x को डिक्लेयर करते हैं a कामा x एज इंटीजर। इसको फिर से एक बार देखता हूँ मैं। 5, फिर से इसमें गलती हो रही है, एक सेकंड। हाँ r इज इक्वल टू, हाँ x लिखा मैंने, इधर इधर मैं r लिखता हूँ, फिर देखते हैं। r 5, रिजल्ट में फिर से प्रॉब्लम हो रही है। a एज इंटीजर, dim I as integer, dim r as integer is equal to val of text1 dot text for I is equal to 1 to 10, r is equal to x into I, print a x I is equal to r 2। यहाँ पे कौन सा एरर आ रहा है? सेकंड। हाँ एक्चुअली गलती कहाँ पे हो रही है, मैं x इंटू आई कर रहा हूँ, लेकिन x हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया है। मुझे माइंड में है कि हमने x रखा वेरिएबल का नाम, लेकिन हमने क्या रखा है, हमने a रखा है वेरिएबल का नाम। इसलिए हम वापस a कर देते हैं। इसको यहाँ पे ही मैं कर देता हूँ कामा i कामा r। इन दो स्टेटमेंट्स को मैं अब रिमूव भी कर सकता हूँ, तो मैं रिमूव करूँगा। इसको हम एक बार रन करते हैं। फाइनली यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 4, और ये टेबल जनरेट हो गया। ये देखो 4 × 1 इज 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12, इसी तरह फाइनली 4 × 10 इज 40। तो एग्जिट करके मैं इसको फिर से रन करके और कोई वैल्यू देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको और कोई वैल्यू दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 8 दूंगा, फिर जनरेट टेबल करूंगा। ये देखो 8 का टेबल जनरेट हो गया। तो ये टेबल तो जनरेट हो गए, लेकिन हमें समझना क्या है, ये तो डिस्प्ले में आ गया कि हाँ हमारा रिजल्ट अब परफेक्ट है, लेकिन हमने किस तरह से काम किया वो काम हमें समझना है, वो कोडिंग हमें समझना है कि कोडिंग हमने किस तरह से की। हम वापस जाएंगे, हम देखेंगे हमने पहला स्टेटमेंट किया डिम ए कामा आई कामा आर एज इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हो गया? हाँ हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने 3 वेरिएबल अब क्रिएट किए, डिम ए आई आर, जो हमें अपने प्रोग्राम में यूज करने हैं। वैसे हमने 3 वेरिएबल क्रिएट किए। एक का नाम हमने रखा ए, और एक का नाम रखा हमने आई, और एक का नाम हमने रखा आर, और इन सबों को हमने क्रिएट किया एज इंटीजर। दैट मीन्स इनमें हम इंटीजर्स को स्टोर करने वाले हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट। दैट मीन्स जो यूजर यहाँ से वैल्यू दे रहा है, 5 दे रहा है, 2 दे रहा है, 4 दे रहा है, उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ। किस में स्टोर कर रहा हूँ? ए में। उसके वैल्यू को मैं ए में स्टोर कर रहा हूँ। अब मैं टेबल जनरेट कर रहा हूँ। तो टेबल के लिए मैं क्या करूंगा, या तो मुझे सीधे लिखना है, बार बार लिखना है कि ए का जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने 4 दिया, मैं डिस्प्ले करूंगा ए इंटू 1 इज इक्वल टू, जो ए और 1 का मल्टीप्लाई बन जाएगा। उसके बाद लिखूंगा दूसरी स्टेटमेंट में प्रिंट ए इंटू 2, फिर प्रिंट ए इंटू 3, फिर लिखूंगा प्रिंट ए इंटू 4, फिर लिखूंगा प्रिंट ए इंटू 5। लेकिन वो तो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लूप यूज करते हैं। लूप का मतलब होगा, यहाँ पे देखो आप आराम से, लूप पे जो फॉर लिखा है हमने और बाद में नेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे जो हमने लिखा है फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10। तो इसका मतलब हो गया कि हम एक लूप जनरेट कर रहे हैं। इस लूप्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स है, एक आर इज इक्वल टू ए इंटू आई, और दूसरा प्रिंट ए एक्स आई इज इक्वल टू आर। ये इन दो स्टेटमेंट्स को मैं 10 बार रिपीट करना चाहता हूँ। किस तरह से? आप आराम से देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा सा माइंड रखो इसी की तरफ। अगर हमने यहाँ पे लिखा है फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10, इसका मतलब होगा कि आई की वैल्यूज चेंज होती जाएंगे। पहले आई का वैल्यू आएगा 1, ठीक है। फिर देखा जाएगा कि आई का वैल्यू जो लास्ट वाला हमने लिखा है यहाँ पे 10 से बड़ा तो नहीं हो गया,
अगर i का वैल्यू 10 से बड़ा हो जाएगा फिर ये लूप उस टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अभी i का वैल्यू 10 से ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, i का वैल्यू 1 ही है, 10 से छोटा है। जब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जब जब i का वैल्यू 10 से छोटा होगा या 10 के बराबर होगा, तब तब इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। देखो पहली बार जब i का वैल्यू 1 बन जाता है तो अंदर क्या होगा, r इज इक्वल टू a इंटू वाई। a का वैल्यू क्या है, हम एज्यूम करेंगे कि यूजर ने 5 दे दिया a का वैल्यू। तो पहली इटरेशन में क्या होगा, r इज इक्वल टू 5 इंटू आई का वैल्यू क्या है 1, दैट बिकम्स 5 इंटू 1, दैट मीन r का वैल्यू बन जाता है 1। ये 5 इंटू 1 हो गया 5। तो r का वैल्यू जब 5 बन गया, हम क्या यहाँ पे लिख रहे हैं, प्रिंट a का वैल्यू क्या है 5, फिर सेमीकोलन करने के बाद मैं डबल कोट्स में लिख रहा हूँ x, इसको क्रॉस साइन में बना रहा हूँ। जब मैं डबल कोट्स में लिख रहा हूँ ना कुछ भी, उसको ट्रीट किया जाता है एज ए स्ट्रिंग, उसका वैल्यू नहीं ढूंढा जाता है, वो सीधे x ही डिस्प्ले हो जाता है। प्रिंट a जब आ जाता है a का वैल्यू ढूंढा जाएगा क्योंकि a एक वेरिएबल है। लेकिन x को जब हम डबल कोट्स में लिखते हैं, x सीधी क्रॉस की शेप में डिस्प्ले हो जाता है। इसके बाद सेमीकोलन के बाद फिर से मैंने लिखा है i, तो इस i का वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, वो क्या है 1। तो ये क्या बन गया 5 क्रॉस 1, 5 इंटू 1। इसके बाद में फिर से डबल कोट्स में इज इक्वल टू लिख रहा हूं, तो डिस्प्ले क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, क्योंकि डबल कोट्स में इसकी स्पेशल मीनिंग नहीं ढूंढी जाएगी। उसके बाद में फिर सेमीकोलन के बाद आर लिख रहा हूं, तो आर का वैल्यू डिस्प्ले होगा। आर का वैल्यू अभी क्या कैलकुलेट हो गया 5, इसलिए ये 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर जब ये नेक्स्ट पे पहुंच जाएगा, नेक्स्ट का मतलब हो गया यहाँ पे लूप का एंड है, तो आई जो काउंटर हमने रखा है उसके वैल्यू को इंक्रीमेंट हो रहा है। जब उसके वैल्यू को इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई का नया वैल्यू बन जाएगा 2। ये आपको यहाँ पे समझना है, अगर ये स्टेप आपने समझ लिया तो ये आपको प्रोग्राम खुद ब खुद आएगा। तो आई का नया वैल्यू बन गया 2। जब आई का नया वैल्यू 2 बन गया तो फिर देखा जाएगा कि क्या 2 10 से छोटा है या 10 के बराबर है। अगर है तो फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर 10 से बड़ा हो जाएगा आई का वैल्यू, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लेकिन अभी आई का वैल्यू 2 है, वो 10 से छोटा है, फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू ए इंटू आई। तो राइट साइड जो वेरिएबल्स होते हैं उनके वैल्यूज नए से कैलकुलेट किए जाएंगे। ए का नया वैल्यू क्या है, वही जो पुराना था 5 इंटू आई। आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू अब 2 बन गया है, तो नया वैल्यू क्या आएगा आर का, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। तो आर का वैल्यू बन गया अब 10। तो फिर से जब प्रिंट होगा, प्रिंट ए का वैल्यू 5 है, फिर से इंटू इंटू डिस्प्ले हो जाएगा आई के बदले अब 2 आएगा, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू आर का वैल्यू 10 है, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा नया वैल्यू। इसके बाद फिर से नेक्स्ट पे पहुंचेंगे, फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा आई को, आई का वैल्यू, आई की वैल्यू को 1 ऐड हो जाएगा। जब 1 ऐड हो जाएगा, उसका पुराना वैल्यू 2 था, नया वैल्यू इसका बन गया 3। जब नया वैल्यू 3 बन गया तो हम देखेंगे यहाँ पे इसको चेक किया जाएगा कि आई का जो वैल्यू है 3 वो 10 से बड़ा तो नहीं हो गया, नहीं वो अभी बड़ा नहीं हो गया, वो उससे छोटा ही है। तो फिर से इसके अंदर जाके वो इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। आर इज इक्वल टू ए इंटू आई, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू ए का वैल्यू हम इज्यूम कर रहे हैं 5 दिया है यूजर ने, आर इज इक्वल टू 5 इंटू आई का नया वैल्यू 3 है, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 5 इंटू 3 दैट इज 15। आर में क्या स्टोर हो गया 15। तो अब क्या प्रिंट होगा, प्रिंट ए का वैल्यू क्या है 5, सेमीकोलन क्रॉस, सेमीकोलन के बाद क्रॉस, दैट मीन इनटू डिस्प्ले हो जाएगा 5 इंटू आई का वैल्यू क्या है अब 3, दैट मीन डिस्प्ले हो गया 5 इंटू 3, फिर इज इक्वल टू साइन, उसके बाद आर का वैल्यू क्या है 15, ये हो गया 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। इसी तरह ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा जब तक फाइनली इसका वैल्यू 10 आएगा। 10 जब वैल्यू आएगा आई का, फिर से चेक होगा कि 10 से बड़ा तो नहीं हो गया, लेकिन हम देखेंगे 10 से छोटा भी नहीं, लेकिन 10 से बराबर है, लेकिन 10 के बड़ा नहीं हुआ है। जब 10 के बराबर होगा उस टाइम भी ये लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। उस टाइम यहाँ पे स्टेटमेंट बन जाएगा आर इज इक्वल टू ए इंटू आई, दैट मीन्स 5 इंटू 10, तो आर का वैल्यू बन जाएगा 50। फिर से जब डिस्प्ले होगा, प्रिंट ए का वैल्यू आएगा 5 इंटू डिस्प्ले होगा, आई का वैल्यू होगा 10, और इज इक्वल टू के बाद आर का वैल्यू होगा 50, दैट मीन्स 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50।
और इसके बाद फिर से i का वैल्यू चेंज हो जाएगा, i का वैल्यू बन जाएगा 11। तो जब चेक किया जाएगा 11 10 से छोटा है, नो इट इज नॉट लेस देन 10, 11 10 के बराबर है, नहीं 10 के बराबर भी नहीं है, 11 10 से बड़ा हो गया है। जब 11 10 से ग्रेटर हो जाएगा उसके बाद लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे कंट्रोल नीचे आ जाता है। इस तरह से लूप हमारा काम करता है, चाहे वाइल लूप हो, चाहे डू वाइल लूप हो, चाहे फॉर लूप हो, वो इसी तरह से काम करते हैं जो ऑलरेडी हमें थ्योरी में पढ़े हैं। तो यहाँ पे अब उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान आपको देना है। हाँ हेलो लिखो, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है।